मनाए उत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिल मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विकास के पथ पर भारत निरंतर आगे बढ़ता जाता, 75 वर्षों की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाता, याद कर वीरों की शहादत को गर्व से भर जाता, सहेजे अपनी संस्कृति को आज़ादी का महोत्सव मनाता। बीते 75 वर्षों में भारत ने क्या खोया क्या पाया, इस पर भी भारत अभी विचार कर रहा है, क्योंकि आने वाला 25 वर्ष जिसे अमृतकाल कहा जा रहा है, इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। साथ ही देश ने 75 नए संकल्प भी लिए जिसे अमृतकाल में पूरा किया जाना है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आधुनिक शिक्षा एवं जनसंचार के क्षेत्र में अग्रसर भारत के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। आप प्रोफेसर तेज नारायण राम हैं और आप पटना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सर सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आधुनिक शिक्षा का हमारे भारत में बहुत ही जोर है, तो आप इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आधुनिक शिक्षा की जब बात होती है भारत के संदर्भ में, तो थोड़ा प्राचीन इतिहास को खंगालना ज़रूरी है कि जो प्राचीन परंपरागत शैली थी शिक्षा की, उसमें गुरुकुल की परंपरा रही है अपने यहाँ। उसमें शिष्य और गुरु साथ रहते थे गुरुकुल में और अध्ययन अध्यापन का काम होता था। उस दौर में आप देखेंगे कि धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद वगैरह की पढ़ाई होती थी। लेकिन कालांतर में जब आप आगे बढ़ेंगे इतिहास में, तो आप देखेंगे कि अलग अलग रूलर्स आए इंडिया में, मुस्लिम शासक आए, उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों के दौर में इस बात की ज़रूरत महसूस हुई लोगों को कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाए, और लॉर्ड मैकाले एक शिक्षाविद हुए अंग्रेज, उन्होंने ये सोचा कि भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन था उसको चलाने में, उसमें मदद के लिए उन्हें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत थी, कामगार लोगों की ज़रूरत थी। और वो कामगार लोग जिस शिक्षा पद्धति से आते, उसके लिए उन्होंने नई शिक्षा पद्धति बेसिकली शुरू की, और वहीं से भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। अब हम लोग एक तो पहलू ये है आधुनिक का कि भाई परंपरागत से हम आधुनिक हुए, ऐसी चीज़ों पे हमने जोर देना शुरू किया जिससे कि दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, व्यवसाय में, तमाम चीज़ों में मदद मिल सके, ऐसे लोग, कारीगर तैयार हो सकें। उसके बाद अब देखते हैं कि आज के दौर में, जब डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं, दुनिया भर में डिजिटल तकनीकी का दौर चल रहा है, तो उसमें हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, और उसमें आधुनिक शिक्षा की जब बात होती है यहाँ पे, तो उसका क्या मतलब है। तो आप देखेंगे कि अब जो आधुनिक दौर में, आधुनिक तकनीकी के दौर में जब शिक्षा की बात होती है, तो उसमें ये बात है कि आप कैसे तकनीकी की मदद से ज़्यादा आसान तरीक़ों से शिक्षा को लोगों तक, छात्रों तक पहुंचा सकें, और इसके ज़रिए
आप देखेंगे कि सरकार भी लगातार इन सब चीज़ों पर जोर देती है कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा का प्रसार हो। आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में पहले एक फिजिकल बैरियर हुआ करता था कि बच्चे कौन से कॉलेज में जा सकते हैं, कौन से कॉलेज के लाइब्रेरी की किताबों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी देखेंगे आप कि डिजिटल युग में आप चाहे दुनिया के किसी कोने में मौजूद हों, अगर आपको अमेरिका के किसी बड़े यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से कोई किताब का रेफरेंस लेना है तो आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भारत में बैठे बैठे भी उस किताब का रेफरेंस ले सकते हैं। इसी तरह बाकी भी जो पहलू हैं तकनीकी के, जिसकी मदद से छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि जैसे जब आधुनिक शिक्षा की बात करेंगे आप, तो परंपरागत शैली से बदलाव होते होते अब इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर है कि छात्र जो हैं उनका एक सर्वांगीण विकास हो। उसके अलावा उनके जो सोशल स्किल्स हैं, जो सामाजिक स्किल कहते हैं, जैसे आप समाज में किस तरह से रहना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति आपकी जो एक आस्था है, लगाव है, उसका विकास कैसे हो। और इन सब चीज़ों से अलग एक ये भी बात कि आप कैसे जीविकोपार्जन हासिल कर सकते हैं, इस पर भी जोर होता है आधुनिक शिक्षा के उसमें। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक की बात की है, तो क्या आने वाले वर्षों में शिक्षा पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी? इसमें किसी शिक्षकों की, गुरुजनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? किसी विद्वान ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो महान शिक्षकों को बदल नहीं सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन महान शिक्षकों के हाथों में अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो उससे वो क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं छात्रों के जीवन में। और ऐसा हो भी रहा है। आप जब देखेंगे कि स्कूलों में आजकल स्मार्ट क्लासेस की जरिए जो है पढ़ाई की जाती है, बच्चों को एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप नॉर्मल लाइफ में भी कोई भी बात अगर आपको बोल के सुनाई जाती है तो उसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी या हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। लेकिन अगर वही बात आपको पिक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताई जाए तो आपको वो जल्दी समझ में आता है, तेज़ी से समझ में आता है। आप इसको ऐसे समझिए कि रेडियो में आप जो खबर सुन रहे हैं वो, और जब टीवी में आप खबर देखते हैं विजुअल के साथ, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। उसी तरह से बच्चों को जब आप मौखिक तौर पे समझाते हैं और जब बच्चों को आप डिजिटल माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से समझाते हैं तो बच्चे चीज़ों को जल्दी समझते हैं, बहुत तेज़ी से समझते हैं, और उनको विषय को लेकर जो उनकी समझ है वो बेहतर डेवलप होती है। तो ये तो एक बड़ी बात है कि भाई टीचर जो है उसका रिप्लेसमेंट कभी भी डिजिटल मीडियम नहीं हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए आपने टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे अपनी बेहतरी के लिए, ये बताने के लिए भी आपके पास एक टीचर ज़रूरी है, एक गुरु ज़रूरी है। दूसरी एक और बात होती है, आपने सुना होगा कि पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को छुआ। पर्सनल टच का मतलब ये है कि आपका किसी के साथ कैसा संपर्क है, क्या वो आपके हर छोटे मोटे डाउट्स के लिए खड़ा है। जब टीचर ऐसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ तो उसको पर्सनल टच कहते हैं, और वो किसी भी छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए भी टीचर का रिप्लेसमेंट कभी भी डिजिटल मीडियम नहीं हो सकता। हाँ, उसकी मदद ज़रूर कर सकता है, और जो कि हो भी रहा है। आप देखेंगे कि इसके अलावा भी बच्चों को डिजिटल मीडियम में कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फ्री में। आप देखेंगे यूट्यूब पे बच्चे आजकल पढ़ाई करते हैं, और भी तरीके हैं जिसके ज़रिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। डिजिटल मीडियम का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, स्कूल बंद थे, बच्चे घर में थे, तो उनकी पढ़ाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो एप्लीकेशन होता है, जूम है या और भी गूगल क्लासेस है, उसके ज़रिए बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सब मदद करता है और प्लस में शिक्षा के प्रसार में बहुत तेज़ी लाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टीचर का रिप्लेसमेंट ये होगा। अब इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार जो है इस दिशा में बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है। मौजूदा जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में, उन्होंने कई सारे
प्रयास किए हैं जिससे कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा का प्रसार बहुत बेहतर तरीके से हो। उनका जो PM ई विद्या एक योजना है, वो एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, जिसमें अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अंदर दीक्षा नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ई पाठशाला नाम से एक प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें मिल के और इन सबका उद्देश्य ये है कि देश भर में ग्रामीण इलाकों में भी खासकर हर भाषा में, चूँकि अपने देश में कई भाषाएं हैं, तो हर भाषा में कंटेंट अवेलेबल हो बच्चों को आसानी से, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। और पिछले 10 सालों में जो इंटरनेट है वो भारत में बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। एक अंदाजे के अनुसार 2025 तक भारत के 50% इलाकों में इंटरनेट की पहुंच हो जाएगी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ग्रामीण इलाकों में छात्रों को होगा। सर, आपने सही कहा कि हम कितने भी आधुनिक शिक्षा की ओर चले, नई तकनीक की ओर बढ़ते चले, शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो जाए, फिर भी यहाँ शिक्षकों की जो भूमिका है, उनका जो महत्व है, उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक गुरु शिष्य परंपरा शुरू से चली आ रही है। उनका जो एक भावनात्मक रिलेशन है वो बना रहेगा। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारत में जनसंचार के क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं सर, और इसके क्या कारण हैं? जनसंचार का मतलब है वो सारे माध्यम जिसके जरिए हम बड़ी आबादी तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, और जो नए ज़माने में अभी डिजिटल मीडियम भी इसमें जुड़ गया है। और अभी जब हम बात करते हैं जनसंचार में बदलाव की, तो उसमें डिजिटल मीडियम या न्यू मीडिया जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि जैसे पहले परंपरागत जो तरीका था समाचार पहुंचाने का या भी इंफॉर्मेशन देने का, आप जानते हैं कि जनसंचार का 3 मुख्य उद्देश्य होता है: टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन। कि पहले लोगों को जानकारी दीजिए, साथ में आप लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन भी दीजिए और उनको शिक्षित भी कीजिए। ये 3 उद्देश्य होते हैं। तो आप देखेंगे कि न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया जब से आया है, तब से ये इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, और सिंपली आप ये कह सकते हैं कि गतिमान हो गया ये, और वे आश्चर्यजनक तेज़ी आई है इसमें कि आप 24 घंटे ऑनलाइन हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए जब भी आप बात करेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। आप देखिए कि अभी हाल में जो हम कोरोना के दौर से गुजरे हैं, और कोरोना के दौर में अगर सोशल मीडिया नहीं होता, आपस में एक दूसरे की शक्ल देख के जो कॉलिंग करते हैं लोग, वीडियो कॉलिंग ऐप्स होते हैं, वो अगर नहीं होता तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किल होती, कितनी मुश्किल के दौर से हम गुजरते। वैसे भी कोरोना काल पूरी दुनिया भर के लिए बहुत मुश्किल का दौर था, लेकिन इस दौर में न्यू मीडिया ने, सोशल मीडिया ने लोगों की काफ़ी मदद की। इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से लेकर, आप मान लीजिए दवाइयाँ कहाँ मिल रही हैं, कौन सी दवाइयाँ आपको आसानी से कहाँ उपलब्ध हैं, कोई एक दूसरे की मदद करना चाहता है, अस्पताल जाना चाहता है, वो एक दूसरे से इंटरनेट पे मदद मांग रहे हैं, लोग इंटरनेट पे मदद पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि आज की तारीख में जनसंचार का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल मीडिया के रूप में सामने आया है। इसमें एक बात और भी है कि भारत में पिछले 1 दशक में इंटरनेट है वो बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है, और इसकी वजह से ये जो सोशल मीडिया है उसके विकास में बहुत मदद मिली है। जनसंचार का एक फ़ायदा ये भी है कि आप देखेंगे कि जो लोग हैं, खासकर जो छात्र की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में छात्रों को इस बात की जानकारी आसानी से उपलब्ध है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां जाकर वो अपने स्किल को दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझें कि आज से अगर 2 दशक पहले आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मेन नौकरियां हैं वो होती थी कि डॉक्टर कोई बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत हुआ तो सिविल सर्विसेज में जाएगा। इन तीनों के अलावे लोगों को कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं थी, और जाहिर है जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आप उस दिशा में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज की तारीख में आप चाहें तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, और हर तरह के स्किल्स उपलब्ध हैं। आप कहाँ से जाके वो ज्ञान हासिल करेंगे इसकी जानकारी उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें
सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंची है। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा, चूँकि भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी भारतीय लोगों को ही मिल रहा है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे भारत में है, सबसे ज़्यादा युवा। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो जॉब है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। तो ये जो आधुनिक शिक्षा है, तो ये कहाँ तक मदद कर रही है, इनके रोज़गार के अवसर कहाँ तक प्रदान कर रही है? उम्र के हिसाब से देखिए तो भारत दुनिया में सबसे युवा देश है। यहाँ 65% जो आबादी है वो 35 या 35 से नीचे की है। और इस लिहाज से देखिए तो सबसे ज़्यादा युवा जो यूथ फोर्स है वो आपको इंडिया में उपलब्ध है। और जाहिर है जब इतने युवा होंगे तो आपको उनकी नौकरी की भी ज़रूरत होगी। तो आप देखेंगे कि जब न्यू मीडिया की बात हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की बात हो रही है, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि भाई अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल रोज़गार के लिए। उसी में एक स्किल इंडिया का इनिशिएटिव है केंद्र सरकार का। उसका उद्देश्य ये है कि आप जो है कुछ ऐसे स्किल्स जनरेट कीजिए अपनी पसंद के हिसाब से, ताकि आप को बेहतर नौकरी मिल सके। नौकरी से मतलब ये है कि सरकारी नौकरी नहीं, रोज़गार भी एक नौकरी ही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई नौकरी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें रोज़गार की तरफ भी ध्यान देना होगा। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने बार बार आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। उसका मतलब भी यही है कि आप जब रोज़गार हासिल करें तो रोज़गार के साथ साथ दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करें। और इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है आपको स्किल्ड लेबर की। हम जब भी स्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को IAS, डॉक्टर और IPS बनने से रोकना चाहते हैं। वो अलग एक आयाम है, उस तरफ भी लोग जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको भी रोज़गार की ज़रूरत है। और फिर समाज को सुचारू ढंग से चलने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, चाहे फैक्ट्रियों में हो या आप देखें कि घर में आपके मान लीजिए फ्रिज ख़राब हो गया है, टेलीविज़न ख़राब हो गया है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब हो गया है, या घर में ही आपको और किसी तरह की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। आज पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सर्विस सेक्टर में लोगों की। आप देखेंगे, अगर ध्यान से आप आसपास भी देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग सऊदी अरब, अरबियन कंट्री में जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं और भी दूसरे देशों में जाते हैं स्किल्ड लेबर बन के। और ऐसा नहीं है कि वहाँ उनको अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब उनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं, पूरा सम्मान मिलता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर की कमी हर जगह है। आप अपने घर में भी देख लीजिए, अगर आपको कोई भी गैजेट मरम्मत करानी हो तो एक बार कॉल करने पे आपका कोई भी लेबर आपके घर नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल होती है चीज़ों को दुरुस्त कराने में। इसका सीधा मतलब ये है कि स्किल लेबर की अपने पास कमी है। और जो सरकार ने जो स्किल इंडिया का इनिशिएटिव शुरू किया था, उसके पीछे उद्देश्य भी यही है। लोग इसको कई बार नेगेटिव कनोशन में लेते हैं कि भाई सरकार लोगों को मजदूर बनाना चाहती है। ऐसा नहीं है, मजदूर बनाना उद्देश्य नहीं है, रोज़गार जनरेट करना एक उद्देश्य है। और इसके साथ साथ देश में हर तरह से देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भी स्किल इंडिया बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की एक बड़ी आबादी हमारे गांव में रहती है, तो उनके लिए आधुनिक शिक्षा और जनसंचार के क्या मायने हैं, इसका लाभ वो कैसे प्राप्त करें? जैसा कि आपने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी गाँव में रहती है, तो गाँव के लोगों के लिए सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उसके केंद्र में गाँव और गाँव के लोग होते हैं। लेकिन सरकारी योजनाओं का जो पूर्णतः लाभ है वो गांव तक नहीं पहुंच पाता, बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार हो जाता है उसमें, इसकी शिकायत हमेशा मिलती रहती है। तो सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों को पोशाक और किताबों के लिए राशि देने का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा पहले, अब तो नहीं, कि भाई किसी ने फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकलवा लिए और जो असली लाभार्थी था वो दफ्तर भटक रहा है, इस तरह की शिकायतें आती रहती थी। फिर सरकार ने डिजिटल मीडियम का सहारा लिया और अब
जो भी पैसे हैं वो सीधा सीधा छात्रों के खाते में चले जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का एक मौका मिला सरकार को। इसी तरह आप देखेंगे कि जब फ़ायदे की बात होती है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचा है, तो आप देखेंगे कि लोग अब सरकारी योजनाओं को लेकर अधिक जागरूक हैं। सरकार उनके लिए कौन सी योजना लेकर आ रही है, उसका क्या फ़ायदा है, वो योजना वो कहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ जाके उनको योजना का लाभ मिलेगा, ये सारी जानकारी उनको मोबाइल पर ही घर बैठे मिल जाती है। ये एक बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा जो आप देखेंगे कि एक नया चलन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर तरह तरह से वीडियोस क्रिएट करते हैं और उसके ज़रिए वो कमाई भी करते हैं। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि गांव देहात में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको शहर जाने का मौका नहीं मिलता था, एक बड़ा मंच नहीं मिलता था, तो उनको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास मोबाइल फ़ोन है, वो घर बैठे ही कंटेंट बना रहे हैं। कोई भी फ़नी कंटेंट हो, कोई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, वो बनाकर उसको पोस्ट करते हैं और फिर उसकी वजह से उनको पैसे की कमाई भी होती है। आप सिंपली ये भी देखिए कि जैसे आपके पास आप कोई संगीतज्ञ हैं या आप डांस सिखाते हैं या आप कोई और ऐसी चीज़ करते हैं। कई बार देखेंगे कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस होती हैं, तो उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो ग्राहक हैं वो दुनिया भर के लोग हो सकते हैं इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होकर, और आप अपने घर बैठे ही अपने छात्रों को ज्ञान दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है सोसाइटी में, खासकर ग्रामीण इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। चलते चलते आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत देश आज दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से सशक्त और सक्षम है, और हम ये चाहेंगे कि देश की जो आबादी है, देश के जो युवा हैं, वो नई तकनीकी का पूरा इस्तेमाल करें, बेहतर इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए अपने आप को सामने लाएं। और एक बात और ज़रूरी है समझना कि जब भी युवा के सर्वांगीण विकास की बात होती है तो उसमें देश, राष्ट्र, उसके हित की बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीते 75 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में विकास किए हैं। बैलगाड़ी से लेकर चंद्रयान 2 तक का सफ़र बिना किसी के सहारे के अपने बल पर तय किया, और नई नई तकनीकी खोजें और आविष्कारों से उसने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।